हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है सेल। सेल एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलते ही हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डीप एनसीईआरटी क्वेश्चन, काफी कुछ, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है। छोटी क्लासेस से पढ़ना आप शुरू करते हो और हायर क्लासेस तक एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़ते हो। जो चीज़ें आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, अगर आपने 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो चीज़ें लाइक इन क्लास 8th और 9th सेल के बारे में जो चीज़ें वहाँ दी हुई हैं कुछ एक फिर आपको +1 में देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि आप उनको रिकॉल ना करें, आप उनको भी थोड़ा सा रिकॉल करें। यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो चीज़ें छोटी क्लासेस में भी हैं और पूछी जाती हैं एग्जाम में वो भी बताऊंगी, 9th 10th की और 8th में भी कुछ चीज़ें, स्पेशली 8th और 9th में सेल के बारे में ज़्यादा है और 9th में सबसे ज़्यादा, उसके बाद +1 में हाँ उसको पढ़ते हैं। तो 11th का भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जैसे जैसे एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चन भी हम देखेंगे। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हमारी एक एमसीक्यू बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम एक एमसीक्यू करते हैं और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी उसमें समझते हैं। हमारा वो वीडियो जो है 4 से 5 मिनट अप्रोक्सीमेटली रहता है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही एमसीक्यू करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें हम उस टॉपिक को भी कवर करते हैं और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली के लिए आप उसको ज़रूर फॉलो करें। प्लेलिस्ट में आपको उसका जो है लिंक देखने को मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज का हम ये एमसीक्यू सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, द रफ endoplasmic reticulum is especially well developed in cell actively engaged in। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए क्योंकि जो रफ सरफेस होता है उसका, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, उसके पास होता है राइबोसोम, और वो ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होती है, जो आपका न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वहां पे ज्यादातर वो प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ये एक हमारे पास क्या है, सेल ऑर्गेनली है। तो प्रोटीन सिंथेसिस या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस या स्क्रीटरी फंक्शन, इसमें से क्या फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, बिकॉज मैंने आपको बताया कि उसके पास राइबोसोम है और सेल में राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन बनाने का वो काम करता है राइबोसोम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में, वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज भी करेगी और प्रोटीन की आगे जो है वो स्क्रीशन भी करेगी। इट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्क्रीशन। ठीक है, ये मेन पॉइंट इसका आपको याद रखना है फंक्शन। अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो लिपिड सिंथेसिस, अगर यहाँ पे रफ की जगह स्मूथ होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, लिपिड सिंथेसिस जो है उसमें होती है। और एनिमल सेल के अंदर जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो लिपिड लाइक जो आपके स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं, स्टीरॉइड्स भी जिनको हम बोलते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं, उनकी सिंथेसिस, उनको भी कौन बनाता है, उनको भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। आपका एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बोल रही हूँ। और स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि एनिमल सेल में ये जो स्टीरॉयडल हार्मोन बन रहे हैं उनको जो है एचसीआर आपका बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस कंटेन। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन आगे चलिए। पहला यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सी आपका है दैट इज क्रोमोसोम, और डी ऑप्शन है आपके पास दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, तो चलो बताइए न्यूक्लियस के पास इसमें से क्या होगा, दैट इज क्रोमोसोम होगा। ठीक है, न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वैसे क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर, हम जब उसको डिवाइड करना होता है एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, उसकी शेप को देख सकते हैं। जब क्या होता है स्टूडेंट, सेल को डिवाइड करना होता है तो वो डिफरेंट सेल डिवीजन की स्टेजेस से गो थ्रू करती है। तो उसकी जो सेल डिवीजन की स्टेज है, स्पेशली आपको ये नाम याद रखना है, दैट इज मेटाफेज। उस स्टेज में जो है वो
ये सेल के क्रोमोसोम हम देख सकते हैं जब सेल डिवाइड कर रही होती है। मेटाफेज पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, किस तरह से रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो आपका हेरिडिटरी मटेरियल जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। जैसे सेल डिवाइड करती है तो आगे वो भी डिवाइड करता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, जिसे हम यूजुअली क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड दो वर्ड्स हैं। ठीक है, देखो एक वर्ड है क्रोमेटिन और दूसरा वर्ड है क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में क्या फर्क है? जो स्टूडेंट्स क्रोमेटिन होता है वो तो मैंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। और जो क्रोमेटिड होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम आपके पास है, तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम डिवाइड करता है और इस तरह से दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसका जो ये एक हाफ है इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ये क्रोमोसोम है, फुल क्रोमोसोम, पूरी बॉडी, और इसके हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, ये क्योंकि बेसिक सिमिलर सी टर्म्स हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिड, 3 टर्म्स। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द सेल इज रेफर्ड एज सुसाइडल बैग और डिस्पोजल यूनिट। और कई जगह तो आपको ये पढ़ने को मिलता है कि इसको एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये बोलते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ, लाइजोसोम को हम जो है सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब ये जो अदर नेम वाले क्वेश्चन है, ये सेल ऑर्गेनली, सेल जो है हमारे पास, सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनली, चाहे न्यूक्लियस है, आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इस तरह से जो सेल के अंदर मटेरियल है, जो चीजें प्रेजेंट है, उनको हम सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। तो कुछ सेल ऑर्गेनलीज के अदर नेम पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, वैसे ही एक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आपको याद रखना है, अभी हमने डिस्कस भी किया, राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है, वैसे साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, वैसे ही एक ऑर्गेनली जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। जो प्लास्टिड जो है ये आपका सिर्फ प्लांट सेल में होता है और इसे हम बोलते हैं दैट इज किचन ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और आपका सेल ऑर्गेनली न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द आपकी जो मेन एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर इसको हम कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्लास्टिड के बारे में बोला, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूंगी। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लास्टिड हमारा मेनली दो तरह का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, नॉट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जो हम क्लोरोप्लास्ट कॉमनली लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्लोरोप्लास्ट इसी का एक एग्जाम्पल है। कौन सा? दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है। जो क्रोमो वर्ड जो लगा होता है इसका मतलब होता है समथिंग कलर्ड, तो ये जो कलर्ड चीज होती है दैट इज क्रोमोप्लास्ट। तो यानी कि जो कलर्ड प्लास्टिड हैं वो क्रोमोप्लास्ट, उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कलरलेस होते हैं, इनके एडिशनल काम होते हैं, जैसे स्टोरेज वगैरह का काम इनका होता है। तो ये बेसिक चीज भी आपको याद रखनी है, दिया हुआ एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपके पास देख लेना ऑप्शन में आपको क्या दिया है, किचन ऑफ द सेल, कई बार वहां पे प्लास्टिड लिखा होता है, कई बार वहां पे क्लोरोप्लास्ट भी लिखा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अदर नेम ऑफ द ऑर्गेनली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन। तो देखिए राइबोसोम जो है दो तरह के मेनली होते हैं, एक तो यहाँ पे लिख रखा है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री,
तो जो 70S टाइप है वो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स में जो 70S राइबोसोम होते हैं वो कुछ सेल ऑर्गेनेली के अंदर भी होते हैं। मतलब आपको याद रखना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और वो याद रखना है इन दोनों में ही कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का मेन काम तो वही है कि उनको क्या करना है, प्रोटीन बनानी। एडिशनल चीजें आप नोट करो कि किसने जो है वो इन पार्टिकल को एक तरह से ऑब्जर्व करा था अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो थे जॉर्ज पेलेटे। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके, जॉर्ज पेलेटे 1953 में इन्होंने इसके बारे में दिया था सबसे पहला। अब देखिए, जो हम ये लिखते हैं 70S 80S, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, ये जो S हम इसमें लगाते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट है और इसको हम बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट, सेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और एक और एडिशनल क्वेश्चन आप नोट करिए, और डीप आपसे पूछ रहा है, जैसे 70S के पास भी सब यूनिट होती हैं। ठीक है, 70S बनता है आपका 50S सब यूनिट प्लस 30S सब यूनिट से, और 80S जो राइबोसोम होता है वो आपका बनता है दैट इज 40S प्लस 60S सब यूनिट से। तो ये थोड़ा सा और डीप हो गया, फंक्शन इसका मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप कि आपको ये तो पता ही होगा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। चलिए थोड़ा सा, अगर बहुत ही बिगनर्स हैं आप सेल के लिए तो मैं बता देती हूँ। दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो वर्ड हम यूज यहाँ पे करते हैं कि जो थोड़ा प्रिमिटिव है। ठीक है, कैरियोटिक वर्ड कैरियन विच मीन्स कि न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से ये टर्म जुड़ी हुई है। तो यू वर्ड, यू कैरियोटिक वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। यू वर्ड जहाँ पे बायो में लगता है, साइंस में हम यू को पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है ट्रू। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल है, जिसके पास नहीं होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रिमिटिव और ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है, एक सेल है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे डीएनए है वो ऐसे सेल के अंदर पड़ा हुआ है सर्कुलर स्ट्रक्चर में, मान लो हम इसको सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं। और एक दूसरी सेल है, उसके अंदर प्रॉपर एक इस तरह से न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप हुआ है, ट्रू न्यूक्लियस है। तो ये यूकैरियोटिक सेल और ये प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस इनके बीच में होते हैं, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका टाइप से, जैसे हमने किया है कि दो ल्यूकोप्लास्ट और हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होते हैं, तो उनमें से भी जो आगे उनके टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एलिरोनोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट, इसको हम समझते हैं ये है तीनों ही आपके टाइप किसके, जो मैंने आपको एक टाइप करवाया था विच इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो आप नोट भी कर सकते हैं कि ये तीनों किसके टाइप है। यहाँ पे पहले तो नोट करो ल्यूकोप्लास्ट के, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाइलोप्लास्ट। अगर आपसे क्वेश्चन कोई और पूछ लिया, मान लो आपसे पूछ लिया कि कौन सा स्टार्च की जगह यहाँ पे लिखा होता ऑयल एंड फैट्स, ऑयल और फैट्स लिखा होता, तो आपका आंसर क्या होना था, दैट इज एलियोप्लास्ट। देखो, और इसके बाद जो आपका एल्यूरोनोप्लास्ट है वो करता है प्रोटीन को स्टोर। तो तीनों का फंक्शन इंपॉर्टेंट, और तीनों ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। देखो जो मैंने आपको बताया, ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है, और मेजर काम इसका क्या है, ये देखो ऑयल फैट्स स्टोर कर रहा है उनको, स्टार्च है, प्रोटीन है, तो स्टोर कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो मेन फंक्शन इनका ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर द बेसल बॉडी रिजेंबल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो बेसल बॉडीज होती हैं किससे वो मिलती जुलती हैं, रिजेंबल किससे करती हैं। देखिए ये जो सीलिया या फिर फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, और इनका काम क्या होता है, सेल के ऊपर लगे हुए हैं, तो सेल बेसिक सेल मूवमेंट को ये
परफॉर्म करते हैं, सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब बेसिक सा फंक्शन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे जो ये सीलिया और फ्लैजेला होता है, सीलियम या फ्लैजेलम हम सिंगुलरली इनको बोलते हैं, ये एक अमर्ज हुए होते हैं एक सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिनको बेसल बॉडी से कोरिलेट किया जाता है। यहाँ पे इसका सही आंसर सेंट्रियोल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो सेल का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, बोथ ऑफ दीज, बोथ एंड बी, और नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ ऑफ दीज। तो देखो, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे सेल बोला गया है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कई बार एक क्वेश्चन आता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल, अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए विच सेल ऑर्गेनेली इज द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली पूछा है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे आपका आंसर होगा। तो इसको भी आप एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस हैज राइबोसोम अटैच्ड टू। तो अभी हमने क्वेश्चन किया, मैंने बताया कि तो जो न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे ये मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर वाली साइड को आउटर, इनर वाली साइड को इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से आपकी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो शुरू होती है, और इसके ऊपर ही लगे हुए होते हैं, दैट इज कुछ जो है ऐसे न्यूक्लियस के वॉल के ऊपर भी होते हैं, तो सारे राइबोसोम ऐसे लगे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी लेयर के ऊपर लगे हुए हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, सही आंसर ये होगा। तो इस तरह का न्यूक्लियस का जो हमारा डिटेल स्ट्रक्चर होता है वो दिखता है इस तरह से, क्रोमेटिन थ्रेड जो है होता है, और एक छोटा सा डेंस स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसे। और इस मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप न्यूक्लियस के बारे में देखो, ये अंदर जो इसका एरिया है न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया तो आप उसको सॉल्व कर पाए। और एडिशनल एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, मेरे को याद आ रहा है। तो ये जो मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्पेस बताया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम इसको बोलते हैं, पर्टिकुलर एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो है 10 to 50 नैनोमीटर, इसकी जो एक दिया हुआ है कि कितना बड़ा ये होता है, साइज दिया हुआ है, तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स, वो कई बार मोस्ट ऑफ द वो सिमिलर सेल्स होती हैं, और कई बार वो डिफरेंट सेल्स भी होते हैं शेप एंड साइज में। जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम की सेल्स का बात, जाइलम एक टिश्यू है, उसकी सेल्स अलग अलग भी हो सकती हैं, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट है। ब्लड मेनली दो चीजों का बना होता है। दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, और दूसरा ब्लड का प्लाज्मा होता है, ठीक है। कभी हम ये ब्लड का टॉपिक भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड वाला टॉपिक आपको चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना टॉपिक, राइट। क्योंकि देखो ब्लड सेल्स के क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड की पीएच, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, न्यूक्लियोसाइट, ब्लड कैंसर, ठीक है। प्लाज्मा में कितना कौन कौन सा प्रोटीन होता है, क्या उनका फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से, विटामिन कौन से वहाँ पे काम करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और एनसीईआरटी में हम इनको पढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म, अब देखिए ये एक सेल है, और ये बना दी हमने सेल की मेम्ब्रेन, राइट। अब सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बड़ा सा वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, एंड सो मेनी अदर सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल का ये जो पूरा एरिया है, जो मटेरियल अंदर है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलूंगी मैं, सेल एज ए लिविंग बिहेव करती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम बोल सकते हैं कि एक ही सेल से बन रहा है, तो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। पर इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितना भी मटेरियल अंदर है उसे हम
प्रोटोप्लाज्म, लिविंग बेसिस ऑफ सेल इसे बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पर्टिकुलर पूछा था, ये टर्म, व्हाट इज द लिविंग बेसिस ऑफ सेल, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे जो है वो उन्होंने डिस्कवर करा हुआ है प्रोटोप्लाज्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ डैश एंड डैश। फर्स्ट ऑप्शन सेलुलोज और साइटोप्लाज्म, नो, साइटोप्लाज्म इनसाइड होता है। लिपिड और प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन वहां पे होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, नो, सेलुलोज और फैट्स। देखो वैसे तो कुछ एक बहुत कम कार्बोहाइड्रेट और फैट जुड़े हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन मेनली किस चीज की, वो मेनली अब जो मेजर चीज होगी 90% जो चीज होगी वो होती है उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन। बहुत सारे लिपिड्स और प्रोटीन जो हैं वो, सबसे ज्यादा लिपिड, ऐसा लगता है लिपिड्स की लेयर जो है ऐसे बनी होती है, इस तरह के लिपिड स्ट्रक्चर होते हैं दोनों साइड से ऐसे, और बीच बीच में इनके बड़ी बड़ी प्रोटीन या इनके सरफेस पे इस तरह से प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और हम बोलते हैं उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर या सेल से बाहर आने पर जो मॉलिक्यूल जो आते हैं उनको सेलेक्ट कर करके अंदर या सेल से बाहर भेजते हैं, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल को नहीं भेजेगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल वॉल इज डैश लेयर, कैसी लेयर है? फर्स्ट है सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव, थिक एंड इलास्टिक, हैवी एंड लूज, वीक एंड थिन लेयर। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली आउटर कवरिंग को बनाती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये होती है, तो रिजिड है ऑब्वियसली, तो क्या करेगी, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन स्टूडेंट ये सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है। जैसे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें, जैसे बैक्टीरिया हो गए उनके अंदर ये होती है, जैसे प्लांट्स हो गए सेल वॉल उनके अंदर होती है, ठीक है। एल्गी हो गई, सॉरी फंजाई, नॉट एल्गी, फंजाई हो गई, उनमें ये होती है। एल्गी की जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं उसमें कुछ एक ऑर्गेनिज्म में ही आपको एक्सेप्शन ये देखने को मिलती है। मेनली आपका क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट की सेल वॉल से। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन आता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो आप नोट कर लेंगे पेप्टिडो ग्लाइकेन, या इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। फंजाई की बनी होती है मेनली काइटिन, और प्लांट्स की सेलुलोज। अब देखो ये तो वही बात आ गई कि मेनली किस चीज की बनी हुई है, मेनली। अब अगर आपको मैं एक डीप क्वेश्चन बताऊं, जैसे लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन आ गया, द सेल वॉल ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करती है, क्या क्या उसमें होता है। मैंने कहा कि मेनली वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज के अलावा भी वहां चीजें होती है। कौन कौन सी? देखो सेलुलोज है, इसके अलावा जो है वहां पे हेमी सेलुलोज है, इसके अलावा वहां पे मटेरियल पैक्टिन है, और वहां पे कुछ प्रोटीन भी है। और ये आपका क्वेश्चन किस तरह से अलग पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, पूछा क्या है, कंसिस्ट ऑफ पूछा है, या टोटली क्या होता है उसमें, या मेनली मेड अप ऑफ लिखा है, क्या चीज लिखी हुई है। अगर सेलुलोज करके ही आपको क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी पेपर में अपने, ठीक है। तो मोस्टली तो सेलुलोज वाला ही आता है आपको, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 12th क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस इज जनरली, क्या शेप होती है। तो अभी देखिए मैंने न्यूक्लियस का डायग्राम आपके सामने बनाया था, तो आप देखिए कैसी शेप होगी उसकी, खुद करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अभी मैंने आपको बताया लिविंग बेसिस ऑफ द सेल, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री इन द सेल। तो हमने डिस्कस किया कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, गोल्जी बॉडी एक पैकेजिंग बॉडी होती है, मैं आपको गोल्जी बॉडी के क्वेश्चन भी बता देती हूँ यहाँ पे, और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर जो आपका लिविंग एरिया है, उसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है, उसके अंदर का जो एरिया है वो साइटोप्लाज्म, उसे हम बोलते हैं।
गोल्जी बॉडी के क्वेश्चन आप 2-4 नोट कर लो। एक तो पहले ये किसने डिस्कवर किया है, ये जो है वो 1898 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे जो है वो गोल्जी बॉडी नाम रखा हुआ है, ठीक है इसका। तो गोल्जी बॉडी एक फ्लैट सा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिख लीजिए, हो सकता शेप के बारे में, फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है बना हुआ होता है, इसके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। एक सेकेंड में यहाँ लिखती हूँ, स्पेलिंग आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसकी, NAE, ठीक है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ें होती हैं, और जनरली इनका डायमीटर 0 to 5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक ये होता है। अब गोल्जी बॉडी करता क्या है, एक तो ये पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है, पैकेजिंग करेगा मटेरियल को, ठीक है, और उनको डिलीवर करेगा जहाँ पे भी टारगेट है सेल के अंदर, जहाँ पे भी मतलब उनकी ज़रूरत है वहाँ जाके उनको पहुँचाएगा, पैकेजिंग और डिलीवरी ऑफ द पर्टिकुलर। दूसरा क्वेश्चन कि गोल्जी बॉडी जो है वो फॉर्मेशन भी करता है किसकी, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, और वैसे ही ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें बेसिक आपको 9th में 8th में देखने को मिलती है जो +1 में नहीं है, तो आपको गोल्जी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है कि गोल्जी बॉडी जो है इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। तो लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी मदद करता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुसाइडल बैग किसको हम बोलते हैं, ऑब्वियसली लाइजोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यही पूछा हुआ है, नेम द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द किचन ऑफ सेल, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, या कई बार मैंने आपको कहा वहाँ पे क्या लिखा होगा, प्लास्टेड। नाउ वैक्यूल, अब देखिए अभी तक मैंने आपको वैक्यूल के बारे में नहीं बताया। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल में, अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो ये छोटा सा होता है, अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो बड़ा सा वैक्यूल होता है। पहले तो आपको ये भी याद रखना है, प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी वैक्यूल की भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन का नाम आपको याद रखना है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और वैक्यूल जो है प्लांट सेल में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा होता है, तो ये जो है स्टूडेंट्स प्लांट सेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मतलब 90% ऑफ जो एरिया है उसको कवर करके रखता है, ठीक है। अब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ लिक्विड कंटेंट भी हो सकता है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में आपका, ठीक है। अब इसका काम क्या है, अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, तो एक तरह से ये स्टोरेज बॉडी है, ठीक है, मटेरियल्स को स्टोर करता है। और कैसे मटेरियल इसके अंदर मोस्टली होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके पास कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मतलब जैसे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मतलब सेल को सेल से बाहर निकालने हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है, और अदर मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो नहीं चाहिए वो ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर होते हैं। अब वैक्यूल कुछ और जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा आपने सुन रखा होगा, अमीबा के अंदर ये जो वैक्यूल होते हैं ये फूड वैक्यूल की तरह भी काम करते हैं। फूड वैक्यूल फूड आइटम्स उसके अंदर वो स्टोर करके रखते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं, तो उसमें इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगला है सेंट्रोजोम हेल्प्स इन सेल डैश। अब किस में हेल्प करते हैं, सेंट्रोजोम। देखो दो टर्म्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, दोनों टर्म को मैं क्लियर करती हूँ, बिल्कुल देखो सिंपल सी चीज़ होती है, कई बार वो भी कंफ्यूज कर देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रोजोम, और एक मिलती जुलती टर्म आती है आपको, दैट इज सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये दोनों सेल डिवीजन से कैसे कोरिलेट करते हैं, सेंट्रोजोम हेल्प्स इन डिवीजन यहाँ पे आएगा। देखो समझिए, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सेल जब डिवाइड करता है, अगर आपने सेल डिवीजन के प्रोसेसेस पढ़ रखे हैं पहले, तो आपको पता होगा कि सेल डिवाइड करता है तो उसमें इस तरह का एक स्पिंडल बनता है,
ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान ये बनता है। और जब ये बनता है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं। मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना रही हूँ। मान लीजिए इस क्रोमोसोम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़े साइज में रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्रोमोसोम में जो है सेंटर में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आप सेंटर में एक स्ट्रक्चर होगा, ये मैंने जो ब्लू कलर का बनाया, ब्लू कलर के साथ में यहाँ साइड में भी एक इस तरह से, एक सेकेंड, साइड्स में भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। मैं इन सब के रोल आपको बताती हूँ, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि। तो यहाँ पे जो है ये जो साइड में मैंने ग्रीन कलर के बनाए, इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और ये जो मैंने सेंटर में ब्लू कलर का बनाया, ये है सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का सेंटर में होता है, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे भी बना दिया, तो ये हेल्प करता है अटैच होने में। मतलब इस ब्लू कलर से ये स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर का रोल है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर को यहाँ क्रोमोसोम से जुड़ने में मदद कर रहा है। और जो दूसरा एक आपका स्ट्रक्चर है सेंट्रोजोम। ठीक है, जो मैंने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेंट्रोजोम, वो स्पिंडल फाइबर्स को बनने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, ये काइनेटोकोर का क्या रोल रहता है, काइनेटोकोर का क्या रोल रहता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये होल्ड करके रखता है ये जो दो हिस्से हैं क्रोमोसोम के, जिनको मैंने क्या बताया, क्रोमेटिड बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ के रखता है और इसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए क्योंकि हो सकता है इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे तो सेल डिवीजन का अलग चैप्टर हम पढ़ते हैं, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड सेल। तो अगर देखो ये क्वेश्चन भी मैं सोचती हूँ कि आपसे 2 से 3 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल ऐसे पूछाता है, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तो भी आपका आंसर रॉबर्ट हुक होगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेड सेल की जगह लिविंग सेल, तो क्या आंसर होगा। तो देखो आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ठीक है, तो लिविंग सेल जो है आपका दिया हुआ है दैट इज एंटोन वॉन लुइनहुक ने। नोट कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटी क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलता है 9th के अंदर। ठीक है, और डेट भी दी हुई है एनसीईआरटी में। लिविंग सेल जो है वो 1674 में डिस्कवर किया है लुइनहुक ने। ठीक है, और ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने 1665 में जो है वो आपको डिस्कवर किया था दैट इज सेल। और इन्होंने जो ये डेड सेल डिस्कवर किया था ये बार्क ऑफ ट्री में किया था। कहाँ किया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया अगर दिया हुआ एनसीईआरटी में तो बार्क ऑफ ट्री। और अगर पूछा कि जो लुइन हुक हैं उन्होंने जो सेल लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो उन्होंने कहाँ डिस्कवर किया था, तो वो उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर किया था। पॉन्ड वाटर उन्होंने लिया, उसमें उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया। फिर जो आपका एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, तो स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को, 1831। सारी चीज़ें मैं आपको वैलिड एनसीईआरटी की बता रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से जो डेट्स हैं क्योंकि वो वैलिड चाहिए एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, द सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय प्रोसेस। किस तरह से वो सेल के अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, तो वो प्रोसेस है दैट इज अ सिंपल डिफ्यूजन। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट आप तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चन अराउंड, मैं बोल रही हूँ अराउंड 50 क्वेश्चन आप कर चुके हैं यहाँ पे, और ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जो 9th क्लास की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको +1 में नहीं मिलती हैं, तो यह आपको पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी इस पे 9th की एनसीईआरटी के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है। आप सेल टॉपिक बाय अराइव ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लीजिए, एमसीक्यू भी आपको कुछ मिल जाएंगे और आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। पर 9th क्लास की एनसीईआरटी की वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप ज़रूर रीड आउट उन टॉपिक्स को कीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा सेल और उसके एमसीक्यू। आपका पर्टिकुलर कोई चैप्टर रहता है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर हम फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।